जांचें नहीं हो पा रही हैं। इसके बावजूद भी संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। मुझे याद आ रहा है 1 महीने पहले दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एक बड़े डॉक्टर का बयान, जिसने अपना नाम छुपाते हुए ये कहा था कि हम जांच इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अगर जांच करेंगे तो उसके बाद जो नतीजे आएंगे उन सबको हम रखेंगे कहां, इलाज कैसे करेंगे। बहरहाल ये एक अलग समस्या है और ये इस समस्या का एक सार है, और वो सार है वो निजाम जिस निजाम में हम लोग रह रहे हैं, जहां पर मुनाफा ही सर्वोच्च है, जहां पर बैलेंस शीट में आपने कितने पैसे जमा किए हैं इसी के आधार पर प्रगति नापी जाती है। इसे पूंजीवाद कहते हैं। और इस पूंजीवाद की इस विभीषिका को जब पूरी दुनिया देख रही है नंगी आंखों से कि किस तरह अमेरिका से लेकर भारत तक इतनी बड़ी आपदा को छुपाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को राहत नहीं देने की कोशिश की जा रही है, जाहिर है कि ऐसी स्थिति में हमें इसके विकल्पों की याद आती है। और जब विकल्पों की याद आती है तो हमें याद आते हैं वो लेनिन, जिनकी अगुवाई में पहली बार दुनिया में एक ऐसा परिवर्तन हुआ था जिसने दुनिया की तस्वीर इस कदर बदल के रख दी कि वो आज तक उस पुराने हाल में नहीं पहुंच पाई और कभी नहीं पहुंच पाएगी। आज उनकी 150वीं जयंती है। आज से 150 साल पहले वो पैदा हुए थे। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, हर व्यक्ति अपनी ताकत के हिसाब से कुछ न कुछ योगदान देकर जाता है समाज में। कुछ नकारात्मक योगदान भी देके जाते हैं, कुछ सकारात्मक योगदान भी देके जाते हैं। लेकिन बहुत सारे महान व्यक्ति होते हैं जो युगों तक याद रखे जाते हैं। लेकिन बहुत कम महान व्यक्ति ऐसे होते हैं जो युग बदल जाते हैं। और उस मामले में वीआई लेनिन केवल रूस के नेता नहीं थे, केवल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता नहीं थे, केवल मार्क्सवाद की विचारधारा पर चलने वाले लोगों के माने जाने वाले नेता नहीं थे, बल्कि वो इस पूरी विश्व की उस शोषित पीड़ित जनता के नेता थे जिसके लिए उन्होंने युग को बदल दिया था। युग को इतने निर्णायक तरीके से बदल दिया था कि सोवियत संघ में हुए विघटन के बाद और उसको लगे हुए धक्के के बाद भी आज तक उस तरीके के शोषण की ओर पहुंच पाने की हिम्मत पूंजीवाद नहीं जुटा पाया है, हालांकि बार बार कोशिश करता है। लेनिन का सबसे बड़ा योगदान क्या था? लेनिन के और तमाम सारे योगदानों के अलावा लेनिन का सबसे बड़ा योगदान था कि उन्होंने उस मिथक को तोड़ा था, जिस मिथक का यह मानना था कि राज करने की ताकत केवल उन पढ़े लिखे और संपत्तिशाली लोगों में है जिनकी एक खास तरीके की ट्रेनिंग होती है, जिनकी सामंती घरानों में एक खास तरीके की परवरिश की जाती है, कंडीशनिंग की जाती है। राज करने की ताकत केवल उन लोगों के पास है जिसको उस जमाने में जार कहा जाता था, या राजा महाराजा हुआ करते थे, या पूंजीपति हुआ करते थे। उस बुनियादी धारणा को ध्वस्त किया और उन्होंने मजदूर के बारे में, मेहनतकशों के बारे में जिस तरीके की एक धारणा बना दी गई थी कि वो तो पढ़े लिखे नहीं है, वो तो कुछ जानते नहीं है, वो तो शराब पीते हैं और न जाने किस किस तरीके की आते हैं उनमें, उन गरीब लोगों के हाथ में सत्ता आ सकती है और वो सत्ता को बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं। ये उदाहरण दुनिया के इतिहास में उन्होंने पहली बार प्रस्तुत किया। ये उदाहरण उन्होंने दुनिया के इतिहास में पहली बार प्रस्तुत किया कि एक शोषण विहीन समाज की भी स्थापना की जा सकती है, जहां पर उद्योग धंधों का विकास होगा, जहां पर खेती का विकास होगा, लेकिन वो विकास कुछ लोगों की तिजोरियां भरने के लिए नहीं होगा, बल्कि वो उस विकास के सारे फल उस देश के लिए, दुनिया के मेहनतकशों के लिए और वहां की मानवता को और ज्यादा समृद्ध करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ये एक असाधारण बात थी और उस असाधारण बात का पूरी दुनिया भर पे जो असर हुआ है उसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि संक्षिप्त बातचीत अपन लोग करेंगे और हमारा विषय केवल यह रहेगा कि लेनिन और भारत, लेनिन के भारत के साथ क्या रिश्ते थे, हम उसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़े विचारक हुआ,
एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम था एरिक हॉब्सबॉम। उन्होंने इतिहास की बहुत सारी किताबें लिखी। अगर आपको मिले तो उनको पढ़िएगा जरूर, वो हिंदी में भी हैं। उसमें एक किताब में वो इस बात का जिक्र करते हैं कि पूरी मानवता के इतिहास में एक खास बात यह है कि मजदूर ने जब क्रांति की सोवियत संघ के अंदर, उसके बाद जिस तरीके के बदलाव हुए, उन बदलावों का जो लाभ, जितना लाभ रूस में रहने वाले या सोवियत संघ में रहने वाले मजदूरों को नहीं मिला, वहां की जनता को नहीं मिला, उससे ज्यादा असर पूरी दुनिया भर के वातावरण पे, राजनीतिक वातावरण पे पड़ा और उसके नतीजे में पूरे दुनिया भर के मजदूर वर्ग को भी बहुत सारे लाभ मिले। मैं 2-3 उदाहरण दे रहा हूं आपके बीच में। ये जो 8 घंटे काम का दिन है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इस 8 घंटे काम के दिन को सबसे पहले लागू करने का काम किया था सोवियत संघ की समाजवादी सरकार ने। ये महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिए जाने का जो कानून है, वो कानून के रूप में भी और व्यवहार के रूप में भी पहली बार किसी व्यवस्था में अगर लागू हुआ था तो वो था सोवियत संघ। ये मजदूर को साप्ताहिक छुट्टी मिलनी चाहिए, मजदूर को पूरे साल भर में 10-11 महीने तक काम करने के बाद कम से कम 1 महीने तक अपना जीवन काटने के लिए छुट्टी मिलनी चाहिए, जिसका खर्चा जो है वो सरकार की ओर से या कंपनी की ओर से वहन किया जाना चाहिए। उसे भी अपने आप का आत्मविकास करने की या अपने आप के रिक्रिएशन की सुविधा मिलनी चाहिए। ये समझदारियां पहले नहीं थी। ये समझदारियां पहले पूंजीवाद के कानून में नहीं थी कि अगर किसी को कारखाने में काम करते वक्त चोट लग जाती है तो उसकी देखभाल करने का या उसकी जिंदगी को ठीक तरीके से चलाने का जिम्मा हुकूमतों का होना चाहिए। ये समझदारी पहले नहीं थी। मजदूर जो काम किया करता था या मेहनतकश जनता के जो नागरिक काम किया करते थे, वो मशीन के नटबोल्ट की तरह माने जाते थे। एक नटबोल्ट अगर पुराना हुआ या थोड़ा सा चोटिल हो गया तो उसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाता था, उसकी जगह नए नटबोल्ट ला दिए जाते। जब मजदूरों की पहली बार सरकार आई तो जाहिर सी बात है उन्होंने इस पूरे के पूरे तौर तरीके को, सोचने के तरीके में तब्दीली लाई और उसके बाद पूरी दुनिया भर की पूंजीवादी सरकारों को, चाहे वो ब्रिटेन की हो, चाहे वो फ्रांस की हो, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो जर्मनी की हो, उन देशों की सरकारों को भी लगा, खासतौर से जर्मनी जो उनके पड़ोस में था और जहां पर क्रांतिकारी शक्तियां भी बहुत मजबूत हुआ करती थी। जर्मनी और ब्रिटेन जो उस वक्त बहुत बड़ी ताकत हुआ करते थे, अमेरिका तब इतनी बड़ी ताकत नहीं था, उनको भी ये भय लगने लगा कि हमारे यहाँ भी कई मजदूर संगठित होकर इस तरीके की क्रांति न कर दे। इसलिए उन्होंने भी मजबूरी में आकर, उस सूरज की चकाचौंध रोशनी की दबाव में आकर, उनको भी इस तरीके के परिवर्तन करने पड़े, जिनमें से बहुत सारी प्रिविलेजेस का, बहुत सारी सुविधाओं का फायदा आज भी हम हिंदुस्तान के मेहनतकशों के एक हिस्से के नाते उठा रहे हैं। तो सोवियत संघ की क्रांति ने केवल वहां पर रहने वाली जनता के लाभ के लिए काम नहीं किया था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए काम किया था। एक नया नजरिया पेश किया था कि मेहनत करने वाले लोग भी, ये जो दिल्ली से पलायन करने वाले लोग भी, ये लेनिन की क्षमता थी, ये उस विचारधारा की क्षमता थी, ये लेनिन के नेतृत्व में बने हुए उस राजनीतिक संगठन कम्युनिस्ट पार्टी की क्षमता थी कि उसने उन मेहनतकशों को, जिनके शरीर में से पसीने की गंध आती थी, जिन्हें नहाने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलता था, जिनको निंदित किया जाता था कि वो वोदका पी के पड़े रहते हैं, उन तमाम सारे मजदूरों ने दिल्ली से महापलायन नहीं किया था, मॉस्को से या पीटर्सबर्ग से महापलायन नहीं किया था, बल्कि मॉस्को और पीटर्सबर्ग की ओर अपने आप को संगठित करके धावा बोला था और अपने राज को कायम किया था। और कायम ही नहीं किया था, 75 साल के करीब उन्होंने उसको चलाया भी। और उस चलाने की वजह से पूरी दुनिया भर में जिस तरीके से एक शक्ति संतुलन में एक परिवर्तन आया, और खास तौर से हिंदुस्तान जैसे वो अनगिनत देश, वो 20-40 देश जिन्हें गुलाम बना के रखा हुआ था, वो गुलाम देश जिस तेजी के साथ आजाद हुए, उसमें भी लेनिन के नेतृत्व में हुई क्रांति का एक बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम इस पर अंतर्राष्ट्रीय असर उनका क्या हुआ इसके बारे में चर्चा करने के बजाय हिंदुस्तान के साथ उनके रिश्ते क्या थे, इस पर बातचीत करना चाहते हैं। कोई भी क्रांतिकारी, अगर आप मार्क्स की किताबें पढ़ते हैं, जो 3 देशों से निकाले जाने के बाद
बहुत ही विवश और गरीबी की स्थिति में लंदन में रह रहे हैं और अपने दर्शन की बहुमूल्य किताबों को, खासतौर से पूंजी को और दूसरी अपनी किताबों को लिख रहे हैं, वो मार्क्स भी हिंदुस्तान और बाकी के गुलाम देशों की हालत क्या है और वहां पर साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद किस तरीके से काम कर रहा है उसकी जानकारी रख रहा है। मार्क्स के ऐसे तमाम सारे लेख हैं जिन लेखों में हिंदुस्तान में होने वाले घटना विकास के बारे में ऐसी बारीक और प्रामाणिक जानकारियां मिल जाती हैं जो भारत में छपे हुए अखबारों या भारत में छपे हुए लेखों में भी हमें नहीं मिलती थी, क्योंकि उनकी चिंता थी कोई भी क्रांतिकारी केवल अपने ही देश में, किसी देश विशेष में क्रांति करने के लिए ही अपने आप को चिंतित और बेचैन महसूस नहीं करता, बल्कि उसे पूरी दुनिया में कहीं भी गुलामी अगर चल रही होती है तो उस पूरी गुलामी के खिलाफ उसके मन में एक नफरत होती है, एक शिद्दत के साथ उसकी आकांक्षा होती है कि उन गुलाम देशों को भी मुक्ति मिलनी चाहिए। और प्रसंगवश 1857 की जो लड़ाई चल रही थी, उस 1857 के महासंग्राम को पहली बार हिंदुस्तान का प्रथम आजादी का संघर्ष का उपमा देने वाले, संबोधन देने वाले मार्क्स थे, जो उस जमाने में लंदन में बैठकर अमेरिका के अखबारों के लिए एक संवाददाता के नाते खबरें भेजा करते थे, जो बाकायदा संकलन के रूप में भी मौजूद है। और उनको पढ़कर हमें लगता है कि वो किस तरीके से उस 1857 की लड़ाई की बारीकियों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। तो कोई भी क्रांतिकारी हो, उसकी चिंता में उसके जैसे जो तमाम सारे गुलाम देश हैं, क्योंकि गुलामी से मुक्ति का सवाल केवल एक खास भूगोल में रहने वाले लोगों को आजाद कराने का सवाल नहीं होता। जैसा कि कहा जाता है कि किसी भी कोने में अगर अंधेरा बाकी है तो बाकी के जगह की रोशनियां सुरक्षित नहीं है। तो दुनिया के किसी भी कोने में अगर गुलामी बाकी है तो बाकी के देशों की आजादियां भी सुरक्षित नहीं है। इस भावना के साथ क्रांतिकारी संचालित होते हैं और उसी भावना के साथ चाहे मार्क्स रहे हों, चाहे उसके बाद लेनिन रहे हों, उनकी चिंताओं में भारत जैसा एक विशाल देश था, जिस विशाल देश को गुलाम बना के अंग्रेज अपनी शक्ति को संगठित ही नहीं कर रहे थे, बल्कि दुनिया की मानवता के एक बड़े हिस्से को अपने बूटों तले रोंदने का काम कर रहे थे। 1906 में जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एक लेख लिखा था और उस लेख में उन्होंने अंग्रेजों की न केवल निंदा की थी, न केवल आलोचना की थी, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ एक संगठित आंदोलन का आह्वान भी किया था। उस वक्त उनके खिलाफ एक मुकदमा चला था। वो एक अखबार निकाला करते थे तिलक साहब, जिसका नाम था केसरी। उस केसरी में उन्होंने जब उस लेख को लिखा तो उस लेख के आधार पर उन पर मुकदमा चला और उस मुकदमे को चलाने के बाद उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई थी। ये रूस में लेनिन के नेतृत्व में हुई क्रांति से 10 साल पहले की बात है। और जब वो सजा सुनाई गई थी तो उस सजा के वक्त उनको 6 साल की सजा सुनाई गई थी और उस 6 साल की सजा के खिलाफ बंबई के 6 लाख मजदूरों ने 6 दिन की हड़ताल की थी। तो इतनी दूर हिंदुस्तान के एक शहर में एक नेता के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के विरोध में हुई मजदूरों की हड़ताल पर लेनिन ने उस जमाने में एक लेख लिखा था और उस लेख में उन्होंने 2 बातें कही थी। पहली बात तो उन्होंने ये कही थी कि हिंदुस्तान का मजदूर परिपक्व हो रहा है, वो अब केवल अपनी आर्थिक मांगों के लिए संघर्ष नहीं कर रहा, बल्कि वो अब राजनीतिक सवालों को लेकर भी मैदान में आ रहा है। और ये 6 दिन की हड़ताल हिंदुस्तान के मजदूर की राजनीतिक हड़ताल है, पॉलिटिकल स्ट्राइक है। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि अगर मजदूर राजनीतिक हड़ताल करने के लिए सड़कों पर आ गया है तो अंग्रेजों का राज ज्यादा दिन तक हिंदुस्तान पर नहीं चल सकता। तो उनकी नजर इस देश में चलने वाली उन तमाम सारी गतिविधियों पर थी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ, उपनिवेशवाद के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान भर के मेहनतकशों के बीच में गुस्से के रूप में और चेतना के रूप में आती थी। और इस मामले में वो बहुत आगे सोचा करते थे और यही वजह थी कि उन्होंने इस देश की पूरी एक बड़ी राजनीतिक धारा को प्रशिक्षित करने का काम किया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी में लेनिन की जीवनी छापी है, खुद अनुवाद करके। और केवल उन्होंने ही नहीं किया बल्कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन तमाम सारे मतलब अलग अलग भाषाओं में जितने भी लोग थे उन सारे लोगों ने भी उनको अपनी अपनी जनता के बीच में अपनी अपनी भाषाओं में लेनिन के बारे में ले जाने का काम किया और उन्हें
उनके खिलाफ जब अंग्रेजों ने इस देश में मुहिम छेड़ी थी, क्योंकि अंग्रेजों को डर लगता था कि रूस की क्रांति के बाद कहीं भारत में भी क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हो जाए, उस वक्त उन्होंने लेनिन और उनकी विचारधारा के समर्थन में बहुत बड़े बड़े हस्तक्षेप किए, लेख लिखे, खबरें भी छापे। लाला हरदयाल थे हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेताओं में से एक। उन्होंने बाकायदा कहा कि पूरी दुनिया भर की मुक्ति की कामना अगर करनी है, भारत की मुक्ति की कामना अगर करनी है, तो हमें लेनिन के बताए हुए रास्तों से सीखना पड़ेगा। वो मार्क्सवादी नहीं थे लाला हरदयाल उस वक्त जब वो कह रहे थे, लेकिन उनकी वो मुक्ति की लड़ाई का असर इतना जबरदस्त था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तो अभिभूत हो गए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जब रूस की सोवियत संघ के यात्रा करने के लिए गए थे, तो लौटकर उन्होंने जो अपने लेख लिखे हैं, जो संस्मरण लिखे हैं, उसमें वो पूरी तरीके से अभिभूत थे कि किस तरीके का देश है, किस तरीके की समानता है, किस तरीके की परिपक्व मनुष्यता है। तो एक पूरी की पूरी धारा को, बल्कि पूरी दुनिया की धारा को प्रभावित किया, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीतिक धारा को उन्होंने खास तौर से प्रभावित करने का काम किया। और माफ कीजिएगा, खासतौर से उस वक्त के जितने भी आंदोलन थे, मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया, वो एक धारा के नेता थे। महात्मा गांधी के बाद दूसरे बड़े नेता थे कांग्रेस के, तो कांग्रेस के एक बहुत बड़े हिस्से को उन्होंने प्रभावित किया, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के एजेंडे को प्रभावित किया। लेकिन और भी अलग अलग धाराएं थी। आप अगर युगांतर नाम का एक क्रांतिकारी संगठन था जो हमारे पूर्वी इलाकों में काम करता था, बिहार में, असम में, बंगाल में, अनुशीलन नाम का एक संगठन था। इन सबके साहित्य में जब हम जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि वो लेनिन से और खास तौर से जो रूस की जनता ने मुक्ति के लिए जो संघर्ष किए थे उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। लेकिन सबसे ज्यादा कन्विंसिंगली कोई अगर प्रभावित था तो वो भगत सिंह की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी थी, जो जिसने बाकायदा उनके प्रति अपनी निष्ठा को भी व्यक्त किया। और जब लेनिन दिवस मनाया जा रहा था तब वो वहां पर सुप्रीम कोर्ट में जब वो अदालत की पेशी में गए थे 1930 की फरवरी या जनवरी में, 1930 की जनवरी में, 21 जनवरी को, तब इन सारे लोगों ने जाके अदालत में न केवल लेनिन जिंदाबाद के नारे लगाए थे, बल्कि उन्होंने एक तार भेजने के लिए अपने जज से कहा था कि हम आज लेनिन दिवस पर थर्ड इंटरनेशनल को एक तार भेजकर ये कहना चाहते हैं कि रूस की जनता ने जिस तरीके की उपलब्धि लेनिन के रूप में हासिल की है वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा देने वाली है। हम भी हम उनके द्वारा किए गए प्रयासों के प्रति अपनी एकजुटता को व्यक्त करते हैं। और उस वक्त उन्होंने वो नारा दिया था, साम्राज्यवाद जिंदाबाद, उपनिवेशवाद जिंदाबाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, उपनिवेशवाद मुर्दाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद और समाजवाद जिंदाबाद। तो वो कन्विंसिंगली उन्होंने पूरे दुनिया भर के अन्य लोगों के साथ हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम के बहुत सारे नेताओं को भी प्रभावित किया, जिसमें खासतौर से भगत सिंह थे। और जैसा कि ये बात लगभग वो सभी लोग जानते हैं जो हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई और भगत सिंह के बारे में जानते हैं, कि भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी तब आखिरी वक्त में जिस किताब को वो पढ़ रहे थे वो किताब लेनिन की जीवनी के लेनिन से जुड़े हुए संस्मरणों की क्लारा जेटकिन द्वारा लिखी गई किताब थी, लेनिन के संस्मरण। और उस वक्त उन्हें वो पूरी किताब नहीं पढ़ने दी गई थी और वो अपने पन्ने को मोड़कर चले गए थे जहां तक पढ़ पाए थे। और जब जेलर उनके पास आया था और उन्होंने कहा था कि अब आपकी फांसी का वक्त हो गया है, तब उन्होंने कहा कि थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, क्योंकि अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिलना है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं इस बात को, लेकिन इतिहास का एक स्थापित तथ्य है कि गया प्रसाद कटियार जी के नेतृत्व में भगत सिंह की जो HSRA थी, उस HSRA की टीम सोवियत रूस गई थी ट्रेनिंग लेने के लिए, ताकि हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई को जारी रखा जा सके। हिंदुस्तान में जब बहुत बड़े पैमाने पर लड़ाई चली और बहुत बड़े पैमाने पर दमन चला, तब हिंदुस्तान से जिन लोगों ने पलायन किया, जो इस देश को मुक्त कराने के लिए, शक्ति जुटाने के लिए बाहर गए थे, इनमें से बहुत सारे लोग खैबर के दर्रे को पार करके पैदल चल के ताशकंद पहुंचे थे
और ताशकंद पहुंचने के बाद उन्होंने बहुत नजदीकी के साथ उस नई व्यवस्था को देखा था और वहां पर बैठकर उन्होंने अपने आप को संगठित किया था। वो चाहे और पूरी दुनिया भर के जो इस तरीके के सोचने वाले लोग हिंदुस्तान के अलग अलग जगह पर पड़े हुए थे, वो लोग भी वहां पर पहुंचे थे, चाहे वो MN राय हों, चाहे और अवनी भट्टाचार्य हों, या हिंदुस्तान से गए हुए वो मुहाजिर हों जिन्हें यहाँ पर उत्पीड़ित करके अंग्रेजों ने बाहर भेज दिया था। और वहां पर उन्होंने लेनिन के देश में बैठकर पहली बार इस बात पर चर्चा की थी कि हमें किस तरीके से इस देश को आजाद कराना है। और उस वक्त जो दुनिया भर के क्रांतिकारियों का एक संगठन हुआ करता था, दुनिया भर के अलग अलग देशों में क्रांति के लिए संघर्ष करने वाले जो संगठन हुआ करते थे, जो कम्युनिस्ट पार्टियां हुआ करती थी, उनका जो अंतर्राष्ट्रीय मंच था, उस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी लगातार भारत की मुक्ति के बारे में, भारत की मुक्ति के तरीकों के बारे में, भारत की मुक्ति में किन किन वर्गों को किस तरीके से जोड़ा जाना चाहिए, इसके बारे में लंबी लंबी बहसें हुई हैं, लंबे लंबे विचार किए गए हैं और कार्यनीति तैयार की गई है और दुनिया भर का समर्थन जुटाने की भी कोशिश की गई है और ये सब लेनिन की अगुवाई में हुआ। तो कुल मिलाकर ये कि वो लेनिन का जो योगदान है वो केवल रूस के लिए नहीं है, केवल सोवियत संघ के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया भर के तमाम सारे गुलाम देशों की मुक्ति के लिए भी था और खासतौर से भारत के लिए था और भारत के प्रति तो उनका खास तौर से था। आप एक लड़ाई उठाकर देख लीजिए इस देश के क्रांतिकारी इतिहास की, उस लड़ाई में शामिल लोग, चाहे वो चिट्टगांव आर्मरी का केस हो, चाहे वो 1946 में हिंदुस्तान के नौसैनिकों की बगावत हो, एक भी ऐसा निर्णायक आंदोलन जिसने इस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को बहुत तेजी के साथ गति प्रदान की, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो अशफाक उल्लाह हो, चाहे वो युगांतर हो, चाहे वो अनुशीलन हो, आप जो भी उठाकर देखेंगे आपको ये मिलेगा कि वो कहीं न कहीं दुनिया भर की इस बड़ी क्रांति से प्रेरित है, उससे कुछ सबक लेकर आए हैं और उससे मोटिवेट होकर, उससे प्रेरित होकर अपनी जान की कुर्बानी देकर हिंदुस्तान में भी उसी तरीके के राज को लाने की कोशिश करना चाहते हैं। तो एक बड़ा विराट असर था। क्रांतिकारी हमेशा प्रेरित करते हैं और अगर वो क्रांतिकारी एक खास तरीके के सुनियोजित तरीके से विचारधारा पर आधारित हो और वो युग को परिवर्तन करने की क्षमता रखते हो तो वो तो बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो लेनिन उन्हीं में से एक थे जिन्होंने हमें हमारे हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया को काफी हद तक प्रेरित करने की कोशिश की है। आज उनकी 150वीं सालगिरह है और संयोग से हम ऐसे लोगों के राज में बैठे हुए हैं जो लेनिन से उतना ही डरते हैं जितना खुद को आईने में देखने से डरते हैं। आपको याद होगा त्रिपुरा में जब इनकी सरकार बनी थी तब इन्होंने सबसे पहले लेनिन की मूर्ति को गिराया था। किस लिए? लेनिन से आपका क्या पंगा है? उनका हर उस व्यक्ति के साथ पंगा है जो व्यक्ति समानता की बात करता है, जो शोषण के खात्मे की बात करता है, जो धर्म के आधार पर, जाति के नाम पर, जेंडर के नाम पर किसी भी तरीके के उत्पीड़न के विरोध की बात करता है। उनका हर उस व्यक्ति के साथ पंगा है। इसलिए वो लेनिन से उतने ही डरते हैं जितने लेनिन के जमाने में रूस पर राज करने वाले जार कभी डरा करते थे। और इसीलिए ये जो विचारधारा है, ये जो कुंठित विचारधारा है, जो केवल कॉरपोरेट के लिए काम करना चाहते हैं, जो वो केवल लेनिन से ही नफरत नहीं करते हैं, वो हर उस चीज से नफरत करती है जिससे लेनिन या लेनिन की तरीके से पूरी दुनिया भर की मेहनतकश जनता को मुक्त कराने का सपना देखने वाले लोग प्यार करते हैं। ये नफरत दिल्ली से महापलायन करते हुए उन हजारों लाखों मजदूरों के साथ भी होती है जो 300, 400 किलोमीटर पैदल चल के रास्ते में अपने मरते हुए 36-37 से ज्यादा मौतों की खबर आ चुकी है अभी तक, भूखे प्यासे लौटते हैं। ये उनसे भी नफरत करते हैं। ये उनसे भी नफरत करते हैं जो गरीब लोग इस पूरे लॉकडाउन के दौर में, जिन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिल पा रहा, जिनके बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा, जिनके परिजनों को दवाइयां नहीं मिल पा रही, जिन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा, ये उनसे भी नफरत करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो मेहनतकशों से नफरत करते हैं वो मेहनतकशों के नेताओं से भी नफरत करते हैं। लेकिन इनके नफरत करने से हमारे यहाँ कहा जाता है कि ऐसे केवल चोर के सोचने की वजह से अमावस नहीं हो जाया करती। इसीलिए इस तरीके के सोचने की वजह से ही विचारधाराएं समाप्त हो जाएंगी या मुक्ति के आंदोलन खत्म हो जाएंगे।
ऐसा नहीं होता है। और यही वजह है कि आज 150वीं जयंती पर भी लेनिन उतने ही प्रासंगिक हैं और उतने ही ताकतवर हैं दुनिया के मुक्ति के आंदोलन के फरहरे के रूप में, झंडे के रूप में। मैं आखिर में केवल एक बात कहना चाहता हूं, बल्कि 1.5 बात कहना चाहता हूं। आधी बात तो ये कि जब हम अपनी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हैं, आसपास के हालात को देखते हैं, तो हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग में ये बात मौजूद होती है या पैदा होती है कि उस जमाने में जिस तरीके की लड़ाइयां लड़ी गई, अब तो वातावरण बहुत ज्यादा खराब हो गया है, अब पता नहीं, अब बहुत मुश्किल हो गई है लड़ाई। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि किसी भी तरीके की क्रांतिकारी परिवर्तन में या मुक्ति की लड़ाइयों के बीच में जितनी कठिन से कठिन परिस्थितियां होती हैं, उनमें ही उतनी अधिक से अधिक संभावनाएं छुपी रहती हैं। तो आज जिन्हें ये परिस्थितियां बहुत ज्यादा कठिन नजर आ रही हैं, आज जिन्हें चैनलों पे, सारे कॉरपोरेट के मीडिया के चैनलों पर या अखबारों पे या जिसको कहते हैं वर्चस्वकारी खेमों में अगर एक खास तरीके के लोग नजर आ रहे हैं जो केवल कुचलना जानते हैं, जो केवल तानाशाही करना जानते हैं, तो उन्हें ये याद रखना चाहिए कि उनके इस जुल्म के खिलाफ भी, उनकी जुल्म की इस व्यापकता के खिलाफ भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुमत हिस्सा है, 70, 80, 90% हिस्सा है जो इसके खिलाफ उठ सकता है अगर हम उसको उस तरीके की कोशिश करें। सवाल ये कि रास्ता वही अपनाना पड़ेगा। और एक बात जो आखिरी बात में लेनिन के जीवन से जोड़ के ये कहना चाहता हूं कि ये जो परिवर्तन होते हैं, सामाजिक परिवर्तन जो होते हैं, वो सामाजिक परिवर्तन भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। उनकी गति, उनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि अगर एक राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो गई है, अगर वो जो जिसको एटॉमिक साइंस की भाषा में अगर वो कहते हैं ना, अगर एक क्रिटिकल रिएक्शन शुरू हो गई है, क्रिटिकलिटी अगर एक बार स्टार्ट हो गई है, तो उसके बाद वो कितनी तीव्रता के साथ जाएगी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसका एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि रूस में जब क्रांति हुई तो उसके 1 साल पहले की बात, रूस में क्रांति नवंबर में हुई थी और 1 साल पहले भी क्या 11 महीने पहले की बात है, 1916 की क्रिसमस पर लेनिन जहां विदेश में थे, स्विट्जरलैंड में, वहां पर विदेश में जितने भी ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको देश से निकाल दिया गया था, देश निकाला दे दिया गया था, ऐसे तमाम सारे रूसी क्रांतिकारियों के परिवार वहां पर रहा करते थे, लेनिन भी थे। तो क्रिसमस के पहले दिन वहां पर जितने भी रूसी बच्चे थे वो सारे बच्चे वहां पर इकट्ठा हुए और उनके बीच में लेनिन ने एक भाषण दिया था और उस भाषण में बहुत अच्छी अच्छी बातें की थी जैसी बच्चों के बीच में की जानी चाहिए। लेकिन आखिर में बोलते बोलते उन्होंने बहुत भावुक टिप्पणी की थी और भावुक टिप्पणी करते उन्होंने ये कहा कि रूस में परिवर्तन तो होगा, क्रांति तो होगी, लेकिन हो सकता है कि हमारी आंखें उसको नहीं देख पाए, लेकिन तुम्हारी आंखें जरूर देखेंगी। 11 महीने पहले खुद लेनिन भी जिस रेवोल्यूशन को विजुअलाइज नहीं कर पाए थे कि वो ऑफिंग में है, कि वो प्रक्रिया में है, कि वो होने वाली है, जिसकी वो अगुवाई करने वाले थे, जिसकी अगुवाई करने के बाद उसे शानदार तरीके से सफल बनाते हुए उसके आधार पर वो एक नए समाजवाद का निर्माण करने वाले थे, लेनिन जैसा क्रांतिकारी भी उस आने वाले 11 महीनों में होने वाली गतिविधियों का आकलन नहीं कर पाया था। लेकिन वो क्रांति हुई क्योंकि वहां लेनिन सहित बाकी तमाम सारे लोग हर वक्त घटने वाली राजनीतिक घटना पर अपनी भूमिका निभाते रहे और मेहनतकश जनता को संघर्ष करते रहे। इसलिए आने वाले दिनों में क्या होने वाला है इसकी बारे में भविष्यवाणी करना और कयास लगाने से ज्यादा बेहतर यह होगा कि आज के दौर में जो हमारी क्रांतिकारी जिम्मेदारियां हैं, जो हमारी मेहनतकश जनता को संगठित करने की जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को पूरे करने में हम अपनी ताकत लगा दें। वो लोग जो मारे जा रहे हैं लॉकडाउन से, वो लोग जिन्हें उपेक्षित किया जा रहा है वो लॉकडाउन से, वो तानाशाही जो लॉकडाउन की आड़ में इस देश के मजदूरों और किसानों पर लागू की जा रही है, वो आर्थिक नीतियां जो इस लॉकडाउन की वजह से इस देश में भयानक तरीके से रोजगार को छीन चुकी हैं, इन तमाम सारे सवालों को
लेकर इनसे प्रभावित लोगों की मांगों को उठाते हुए, और न केवल उठाते हुए बल्कि लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से इस देश की कॉरपोरेट पूंजी और उसकी चाकर हिंदुत्व के नाम पर काम करने वाली वो ताकतें जिनका हिंदू धर्म के साथ कोई रिश्ता नहीं है, ये सारी ताकतें किस तरीके के जुल्म और सितम करने वाली हैं, उनके विरोध में हम अगर आवाज उठाते रहेंगे, उनके विरोध में हम अगर अपनी बात को बोलते रहेंगे, उनके विरोध में हम अगर लोगों को संगठित करते रहेंगे, तो ये जो परिस्थितियां आज हमें दिख रही हैं, उन परिस्थितियों में कितनी तेजी के साथ परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन अपने आप में आकर बोलेगा। उसका कयास लगाने की, उसकी गणना करने की, उसको कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है उस दिशा में बढ़ने की और काम करने की। और खुशी की बात है, माफ कीजिएगा, और खुशी की बात है कि कल 21 अप्रैल के दिन यही सबूत इस देश के करोड़ों लोगों ने दिया। लॉकडाउन नहीं तोड़ा, कोरोना को हराने के लिए फिजिकल डिस्टेंस की जो जरूरत है उसका पालन किया, लेकिन मैंने देखा छत्तीसगढ़ के दूर दराज के गांव में, जंगलों में खड़े हैं, पेड़ों के नीचे खड़े हुए हैं, जिस दफाई में या जिस बस्ती में रहते हैं उस बस्ती में खड़े हुए हैं फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए, लेकिन और शहरों में खड़े हुए हैं, अपने कोयला खदानों में खड़े हुए हैं, अपने दफ्तरों में, अपने घर में, अपने घर की छत पर, अपने घर के कमरे में, अपने घर की बालकनी में 3-4 करोड़ से ज्यादा लोग पूरे हिंदुस्तान भर में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कल खड़े हुए थे, उस जनता की मांग करते हुए। जो जनता ये मांग कर रही थी कि इस वक्त कॉरपोरेट कंपनियों के लिए पैकेज की आवश्यकता नहीं है मोदी जी, इस वक्त आवश्यकता ये है कि 7.5 करोड़ टन अनाज जो सरकार की गोदामों में चूहे खा रहे हैं और जिसे आप एथेनॉल बनाकर सैनिटाइजर के लिए देने का फैसला ले रहे हैं, उसको निकालिए और मुफ्त में जनता को बांटिए। वो ये मांग कर रहे थे अपने हाथ में फेस्टून लेके, अपने हाथ में अपने हाथ के लिखे हुए पोस्टर्स लेके, नारे लगाते हुए वो ये मांग कर रहे थे कि कॉरपोरेट के लिए मॉनेटरी पैकेज लेके, रिलीफ पैकेज लेकर बाद में आइएगा, पहले हिंदुस्तान के हर नागरिक के खाते में 7,500 रुपए डालिए। वो ये मांग कर रहे थे कि नगदी सहायता भी चाहिए, वो ये मांग कर रहे थे कि आर्थिक सहायता भी चाहिए। तो इस तरीके की एक मुहिम, वो मुहिम किस तरीके, कोई बहुत ही खास तरीके की परिस्थितियां होंगी तभी आंदोलन होंगे, तभी संघर्ष होंगे, उसकी मांग नहीं करती है। वो हर परिस्थितियों में जनता के प्रति अपनी आस्था और अपने समर्पण का प्रतीक होती है। कल 21 अप्रैल के दिन किसान सभा ने, CI2 ने, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, जनवादी महिला समिति ने, DYFI ने, इन तमाम सारे संगठनों ने लोगों के बीच में जाकर ये काम किया है। ये लड़ाई जारी रहेगी। लेनिन की 150वीं जयंती पर लेनिन जैसी शख्सियतें जिन्होंने दुनिया की मानवता को मुक्त कराने के लिए और युग को बदलकर पूंजीवादी शोषण के खिलाफ समाजवादी युग को लाने का रास्ता दिखाने का जो काम किया है, वो रास्ता हिंदुस्तान में भी हिंदुस्तान की मेहनतकश जनता को संगठित करते हुए लाया जाएगा। एक बार फिर अभी आप सभी साथियों को लेनिन जयंती पर, लेनिन की 150वीं जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं।